नमस्कार, एडुसेट हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और घर पर अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th का चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आज हम इसे स्टार्ट ही करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का विषय रहेगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम। पिछले अध्याय में आपको ध्यान होगा, आपने गति के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। तो आइए थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पिछले अध्याय में हमने क्या क्या सीखा था? हमने देखा था कि अगर कोई वस्तु सरल रेखा में चल रही है, सीधी रेखा में चल रही है, उसके आधार पर हमने क्या कहा था कि वह किस गति से चल रही है, कि क्या उसकी चाल होगी, क्या उसका वेग होगा, त्वरण क्या होगा। उसके आधार पर हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किए थे। हमने क्या देखा था, कभी तो वस्तु जो है वो एक ही गति से चलती जा रही थी, और कभी हमने देखा था कि उसकी वस्तु की जो गति है वो क्या थी, अलग अलग थी। तो हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने हमने एक सरल रेखा में वस्तु की स्थिति, वेग तथा त्वरण के आधार पर वस्तु की गति का वर्णन किया था। फिर हमने यह पढ़ा था कि कभी वस्तु जो है वो एक ही गति से चलती है, कभी वो अलग अलग चलती है। लेकिन क्या आपने ये क्वेश्चन पूछा था पिछले क्वेश्चन अपने टीचर से कि उस गति का कारण क्या है? क्यों कोई वस्तु जो है वो एक ही चाल से चलती रहती है, कोई वस्तु जो है वो अलग अलग चाल से चलती है? किस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि कब वस्तु जो है वो अपनी स्पीड को या फिर अपनी चाल को चेंज करेगी? तो हमने इस बात पर चर्चा नहीं की थी। तो आज का हमारा विषय यही रहेगा कि वह गति जो है वो किस कारण हो रही है, समय के साथ वस्तु की चाल क्यों बदलती है, क्या सभी प्रकार की जो गतियां होती हैं उनका कोई कारण होता है? यदि ऐसा है तो इस कारण का स्वभाव क्या है? इस अध्याय में हम इन्हीं जिज्ञासाओं को, इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे विषय रहेंगे, सबसे पहला हमारा विषय रहेगा फोर्स तथा बल। जो आप 8वीं कक्षा में भी पढ़कर आए हैं उसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे। बल के प्रभाव, कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसे हम कैसे महसूस कर सकते हैं कि उस पर बल लगा है। फिर संतुलित तथा असंतुलित बल, और उसके बाद हम पढ़ेंगे घर्षण बल के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बल के बारे में जानते हैं कि बल है क्या। सबसे पहले उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे आप इस फिगर में भी देख सकते हो, बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। जैसे मैंने किसी चीज को धक्का दिया, दरवाजे को खोलने के लिए मुझे उसे क्या करना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है। अगर मुझे उसे बंद करना है तो मैं उसे क्या करती हूँ, खोलना है तो मुझे उसे खींचना पड़ेगा, बंद करना है तो मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा। या फिर इस उदाहरण में आप देख सकते हो, एक बच्चा जो है वो दोनों तरफ से पाइप को खींच रहा है। दोनों तरफ अगर आप बल देखो तो बराबर सा बल लग रहा है, इस कारण जो वो पाइप है वो कहीं गति नहीं कर रहा। इसी तरह से जब मैं बॉल को धक्का मारती हूँ तो वो एक दिशा में चली जाती है। ये हमारे पास एक गुब्बारा है, गुब्बारा यानी कि बलून, बलून पर जब हम फोर्स लगाते हैं दोनों दिशाओं से तो उसका जो आकृति है वो बदल जाती है। इसी तरह से यहाँ पर हमें वुडन ब्लॉक्स दिए हुए हैं, जब मैं एक वुडन ब्लॉक पर थोड़ा सा भी बल लगाऊंगी तो उसके कारण ये सारे ब्लॉक जो है वो धीरे 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 गिरते चले जाएंगे। या फिर अगर हम स्केटिंग कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, किसी धक्का गाड़ी को खींच रहे हैं, ट्रॉली को धक्का लगा रहे हैं, किसी भी बॉडी का स्लाइड कर जाना, पानी में शिप का, बोट का गति करना, गुलेल चलाना, किसी भी उसका वस्तु का वजन मापना, पेड़ से सेब का गिर जाना, ये सारे के सारे उदाहरण क्या है, इनके अंदर हम देख सकते हैं कि कभी या तो वस्तु रुकी हुई थी, हमने उसे गति दी, या फिर वो पहले से चल रही थी, हमने उसे रोक दिया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने उसकी दिशा को परिवर्तित कर दिया। जैसे इस बॉल के उदाहरण में कह सकते हैं कि बॉल आई थी, वो उसे किसी भी दिशा में जाना था, हमने ठोकर लगाई तो वो क्या जाएगी, जिस दिशा में हमने उस पर बल लगाया है वो उसी दिशा में जाएगी। तो हम अपने डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी उसके एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमें किसी भी वस्तु को रोकने के लिए या फिर उसे चलाने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। वह प्रयास जो है वो हम किस तरह से कर रहे हैं? अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी से शारीरिक प्रयास कर रहे हैं, या फिर हम किसी मोटर का प्रयोग कर रहे हैं। तो
उसमें क्या कर रहे हैं हम कि किसी भी वस्तु को गति की अवस्था को बदलने की, गति की अवस्था बदलने का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर वो चल रही है तो रोकने के लिए, और अगर वो रुकी हुई है तो चलाने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ता है, खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है। तो इसी खींचने, धकेलने या फिर ठोकर लगाने की इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, बल से परिभाषित करते हैं। तो आइए हम बल को और अच्छे से समझते हैं कि बल के बारे में हमारी क्या अवधारणाएं हैं। जैसे आप इस फिगर में भी देख सकते हो, स्प्रिंग है, पेन में से आप कभी भी स्प्रिंग निकाल के देखो, जो खराब हो चुका है, नया पेन मत खोलना कहीं खराब कर दो। तो जो हमारे पास पुराने पेन है जिनके अंदर स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को निकाल के खींचोगे तो क्या होगा, तुम बहुत टाइम तक उस स्प्रिंग को अगर हम खींचते रहेंगे, आप अगर उसे स्प्रिंग को खींचते रहेंगे ज्यादा देर तक, तो वो स्प्रिंग जो है वो क्या हो जाएगा, एलोंगेट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, खींच जाएगा। तो हमने क्या किया, शारीरिक प्रयास लगे, अपने हाथों का प्रयास लगा के जब हमने दोनों तरफ से बल लगाया उसके ऊपर, इस दिशा में भी और इस दिशा में भी, तो हमारा स्प्रिंग जो है वो क्या हो गया, फैल गया। इसी तरह से अगर मुझे एक गोलाकार गेंद को बल लगाऊंगी तो उसका जो शेप है वो क्या हो जाएगा, अंडाकार शेप हो जाएगा। यानी कि देखो, जैसे इस वाले में लगाया, दोनों तरफ से मैंने बराबर बल लगाया, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, तो वो जो गोल शेप की बॉल थी, अब वो कौन सी शेप की होगी, अंडाकार शेप की होगी। और जैसे ही इस बल को हटाऊंगी मैं, वापस वो उसी शेप की हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं, बल की विषय में हम अगर विचार करें तो हमने क्या क्या भी देखा, कि बल को ना तो किसी ने महसूस किया है, ना ही देखा है, ना ही चखा है, लेकिन हम उसके प्रभाव को तो डेली देखते हैं, डेली महसूस भी करते हैं। तो इसके बेसिस पर चलिए हम डिफाइन करते हैं फोर्स को, यानी कि बल की परिभाषा देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हम बात करें डेफिनेशन ऑफ फोर्स, तो क्या है, फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट है। एक्सटर्नल एफर्ट का मतलब क्या है, कि वो अपने आप नहीं लग रहा, हम उसे बाहरी तौर पर लगा रहे हैं, जो क्या कर सकता है, किसी रुकी हुई बॉडी को मूव कर सकता है, चला सकता है, किसी चलती हुई बॉडी को रोक सकता है, गति को परिवर्तित कर सकता है किसी मूविंग बॉडी की, उसकी डायरेक्शन को परिवर्तित कर सकता है, या फिर उसके शेप या साइज को चेंज कर सकता है। जैसे हमने अभी उदाहरण में देखा था, शेप का और साइज का, तो हम देख सकते थे शेप का हमने चेंज किया था बॉल वाले एग्जाम्पल में, बॉल वाले एग्जाम्पल में हमने शेप चेंज करी थी, और इस वाले साइज में हमने क्या चेंज किया था, उसका साइज चेंज किया था। और इस वाले एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, धक्का दिया था हमने किसी गाड़ी को, अगर अगर हमें किसी गाड़ी को, चलती हुई गाड़ी को रोकना, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक लगा देंगे तुरंत, वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, बल, अगर हमें किसी गाड़ी को ब्रेक लगाना है, वो भी उसका क्या है, रोकने का है। तो अगर हम बल की व्याख्या दे तो क्या दे सकते हैं, किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या होता है, यह जानकर हम बल की व्याख्या कर सकते हैं। वस्तु को खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं वस्तु को गति देने की युक्तियां हैं। हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाने पर ही उनमें गति होती है। तो ये तो हमने पहले भी देखा था ना, कि अगर कोई वस्तु जो है वो रुकी हुई है, वो तो रुकी रहेगी अगर, जब तक मैं उस पर बल नहीं लगाऊंगी। या फिर अगर वो चल रही है, जैसे कार है, अगर मैं उसे चला रही हूँ तो चलती रहेगी, जब तक ब्रेक नहीं लगाई जाएगी वो नहीं रुकेगी। तो यही हमारी बल की व्याख्या है या फिर डेफिनेशन है, कि हम किसी वस्तु को खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं वस्तुओं को गति देने की युक्तियां हैं। ये एक और एग्जाम्पल है, फिगर से आप और अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें गाड़ी को धक्का दिया जा रहा है कुछ सामान रखकर। पुल, जब हम धनुष बाण चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, खींचते हैं, तीर को खींचा जाता है ना, और फिर हम छोड़ते हैं उसे, फिर वो आगे की तरफ गति करता है। मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव में जब भी हम चुंबक को रखते हैं तो उसके पास आसपास जो भी लोह के पदार्थ होते हैं वो उससे चिपक जाते हैं, तो उस पर भी कोई क्या लगता है, बल लगता है। तो ये भी एक तरह का क्या है, हमारा चुंबकीय बल है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जब भी हम किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, वो हमेशा नीचे की तरफ आती है। जैसे न्यूटन ने भी बताया था कि जब वो पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब के पेड़ के नीचे, तो उन्होंने क्या देखा था कि जो सेब है वो हमेशा नीचे की तरफ आ रही है, जिसके कारण उन्होंने गुरुत्वाकर्षण को प्रभाषित किया था। नेक्स्ट है हमारा घर्षण बल। घर्षण बल के अंदर क्या होता है, कि जिस कारण हम चल पाते हैं, किसी भी सरफेस के अंदर रफनेस जो है, जो खुरदरापन जो है, जिसके कारण जो है
हम फिसलते नहीं हैं, हम आसानी से चल पाते हैं, वह हमारा क्या है, घर्षण बल है। त्वरण जो है वो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि त्वरण के कारण किसी वस्तु पर हम बल लगा पाते हैं, क्योंकि अगर गति चेंज होती है तो उसके अंदर हम कहते हैं ना, जब चाल बदलते हैं, वेग बदलते हैं, तो क्या होता है, त्वरण पैदा होता है, और त्वरण के कारण जो है वो बल जो है वो लग रहा है। अब हम करते हैं बल के प्रभाव के बारे में। जैसे आप इन फिगर्स में भी देख सकते हैं, फोर्स में एक एक बल को, प्रभाव को आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी और फिगर से हम उसे समझते जाएंगे। फोर्स कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट। जैसे ये कार जो है वो क्या थी, रुकी हुई थी, जैसे ही इस व्यक्ति ने इस पर बल लगाया, ये क्या हो गई, चलने लग गई। तो क्या कर सकती है, फोर्स जो है वो किसी रुकी हुई वस्तु को क्या दे सकती है, गति प्रदान कर सकती है, वस्तु को गति देने के लिए। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। जैसे अगर मुझे ये साइकिल चला रही हूँ, अगर मुझे इसको रोकना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा। या फिर इस एग्जांपल में हम दे सकते हैं, अगर किसी फुटबॉलर ने बॉल को थ्रो किया है अपने फुट के द्वारा, तो जो वहां पर पर्सन है उसने क्या किया, उस बॉल को रोक दिया। तो इसका मतलब क्या है, गतिशील वस्तु को रोकने के लिए। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी। फोर्स जो है वो क्या कर सकती है, मूविंग बॉडी की गति को भी बदल सकती है। जैसे साइकिल की स्पीड को अगर मुझे कम करना है तो मैं क्या करूंगी, पैडल की स्पीड धीरे कर दूंगी, अपना बल जो है वो कम कर दूंगी। अगर मुझे क्या करना है, स्पीड को बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, पैडल की स्पीड को बढ़ा देंगे। अगर जैसे ही हम पैडल की स्पीड को बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे जो साइकिल की स्पीड है वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, फोर्स के द्वारा, बल के द्वारा हम किसी भी वेग का परिमाण बदलने या वस्तु की गति तेज या धीमी कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। जैसे हमने क्या करा, जब हम बैट बॉल खेलते हैं तो हम क्या करते हैं, एक पर्सन जो है वो बॉल थ्रो करता है, दूसरा पर्सन जो है वो बैट के थ्रू क्या करता है, उसको दिशा देता है। यानी कि उसे अगर चौका लगाना है, छक्का लगाना है, या फिर किसी फील्डर के पास भेजना है, जो भी उसे दिशा उसके अंदर देनी है, वो उसके लिए उसे गति की दिशा को बदल रहा है। तो जैसे ही बॉलर ने थ्रो किया, उसने उसकी गति की दिशा को बदल दिया। तो क्या कर रहा है, फोर्स जो है वो गति की दिशा भी बदल सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। शेप और साइज का, रोटी बनाने के एग्जाम्पल, अच्छा सबने रोटी बनाई है या फिर खाई है या फिर बनते हुए देखी है। तो हम आटे की गोली लेते हैं जब, और फिर उसको बेलन से क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो जब वो गोली थी तब वो क्या थी, गोल आकृति की थी, छोटी सी थी। जैसे जैसे हम उसको बेलन से बल लगाते रहते हैं तो उसका आकार जो है वो बदलता रहता है, और उसकी आकृति भी बदलती जाती है। कई बार वो स्क्वायर शेप की भी बन जाती है, कई बार वो रेक्टेंगल शेप की भी बन जाती है, कई बार नक्शा भी बन जाता है। तो अलग अलग शेप की हम इस तरह प्रकार बना सकते हैं। तो किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति भी बदली जा सकती है। सभी को क्लियर है यहाँ तक? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक या दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो और इजी भी है, जो आपने 8th क्लास में बहुत अच्छे से किया है। तो ये तो एक आपका क्विक रिवीजन हो रहा है इस लेक्चर में। नेक्स्ट आता है इसमें हमारे पास बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, जिसे हम कह सकते हैं संतुलित और असंतुलित बल। जैसे कि आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं, एक टेबल है, एक मेज के ऊपर हमने क्या रखा है, एक लकड़ी का पिंड रखा है, एक लकड़ी का टुकड़ा रखा है। उसे हमने दो धागों से बांट दिया, ये एक्स धागा है और ये हमारे पास क्या है, वाई धागा। सपोज करो अभी मैं इस एक्स धागे को खींचती हूँ, तो ये बॉक्स जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही मैंने एक्स धागे को खींचा, जब हम वाई धागे को खींचेंगे तो क्या होगा, बॉक्स जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक्स और वाई दोनों बराबर बल लगा रही हूँ, यहां से भी उतना ही खींच रही हूँ और यहां से भी उतना ही खींच रही हूँ, तो क्या ये मूवमेंट करेगा? सोचो सोचो, अगर दोनों तरफ से मैं बराबर बल लगा रही हूँ तो ये बल मूवमेंट करेगा? नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन जिसके अंदर दोनों तरफ से जो बल लग रहा है, या फिर दोनों तरफ से क्या, चारों तरफ से, मतलब कि कितने भी डायरेक्शन में अगर बल लग रहा है और सारे बल जो है वो एक दूसरे के बराबर हैं, तो हमारा क्या होगा, जो वस्तु है वो गति नहीं करेगी। लेकिन वो अलग अलग दिशा में होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा ना हो कि मैंने कहा इस डायरेक्शन में अभी मैंने 10 यूनिट का बल लगा दिया,
और इसी डायरेक्शन में मैंने 10 यूनिट का बल और लगा दिया, तो क्या हुआ, बराबर बल तो लग रहा है, 10-10 यूनिट का दो बराबर बल लग रहे हैं, लेकिन वो एक ही दिशा में है। तो हमेशा जो बल है वो क्या होने चाहिए, संतुलित, मतलब कि एक अगर इस दिशा में हो रहा है तो दूसरा जो है वो इस दिशा में हो, तो वो क्या कहलाएगा, संतुलित बल कहलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि संतुलित बल है तो गति की अवस्था जो है वो परिवर्तित नहीं होगी। गति की अवस्था में जरूरी नहीं है कि वो रेस्ट पर ही हो, वो रुकी हुई हो, वो मोशन में भी हो सकती है। सपोज करो ये टेबल जो है वो मूव कर रहा था, या फिर जो कोई कार है वो मूव कर रही थी, एक पर्सन आया, उसने पीछे से भी कोई खींचने की कोशिश करी, आगे से भी खींचने की कोशिश करी दूसरे पर्सन ने, लेकिन दोनों बल जो है वो बराबर लगा रहे, तो वो जो गाड़ी है वो क्या करेगी, वो उसी दिशा में गति करती रहेगी जब तक उसके ऊपर बाह्य बल जो है वो एक वस्तु का बल जो है वो ज्यादा नहीं हो जाएगा। तो अब हम एक ऐसी अवस्था का कल्पना करते हैं जिसमें दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं। सपोज करो मैंने एक्स पर लगाया 20 यूनिट का बल और वाई पर लगाया 10 यूनिट का बल। तो अब क्या होगा, गति जो है वो इस दिशा में होगी, क्योंकि इस गति में, इस दिशा में जो बल है वो ज्यादा है। इस तरह का बल जब कोई वस्तु को गति प्रदान करता है, उस तरह का बल जो है वो हमारा क्या कहलाता है, असंतुलित बल कहलाता है। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, संतुलित बल के बारे में हमने पढ़ा जब दोनों बल जो है वो बराबर होते हैं, इस दिशा में भी और इस दिशा में भी बल जो है वो बराबर लगते हैं। नेट फोर्स जो है जो बॉडी पर लग रही है वो कितनी है, 0। तब बॉडी को हम क्या कहेंगे, उसके ऊपर कौन सा बल लग रहा है, बैलेंस्ड फोर्स, यानी कि संतुलित बल लग रहा है। तो जो संतुलित बल होते हैं वो ना रेस्ट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ना ही मोशन की गति को पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। अनबैलेंस्ड फोर्सेस कौन सी होती हैं, या फिर असंतुलित बल कौन से होते हैं, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, F1 ज्यादा लग रहा है इस दिशा में और F2 छोटा है। तो इसमें क्या होगा, जो असंतुलित बल है वो क्या करेगा, गति की या फिर रुकी हुई वस्तु की गति को बदल देगा। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स फिगर्स के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, एक बच्चा जो है वो स्केटिंग कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि जो हवा है वो भी इसके ऊपर आगे की तरफ 100 न्यूटन का बल लगा रही है, 100 यूनिट का बल लगा रही है। और जो घर्षण बल है, अभी हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जो खुरदरापन है फर्श का, वो भी इसके ऊपर कितना बल लगा रहा है, 100 यूनिट का बल लगा रहा है। तो क्या ये गति करेगा, बताइए बताइए, क्या ये गति करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर बल लग रहा है। अगर उस पर्सन को मूव करना है, इस बच्चे को मूव करना है आगे की तरफ, तो उसको अपना एक बल लगाना पड़ेगा जिसके कारण वो आगे की तरफ मूव कर सकता है। इस तरह से एक ये दिया हुआ है कि जब हम फर्श पर खड़े होते हैं, क्या हम ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, हवा में उड़ रहे होते हैं? नहीं। क्या हम नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं? नहीं। इसका मतलब क्या है, जितना बल पर्सन का नीचे की तरफ लग रहा है गुरुत्वाकर्षण के कारण, उतना ही बल जो धरती है वो भी उसके ऊपर की तरफ लगा रही है। अगर गुरुत्वाकर्षण का बल हो जाएगा तो पर्सन जो है वो नीचे की तरफ गिर जाएगा, और अगर हमारा जो फर्श है, जो धरती है, वो बल लगा रही है, अगर वो ज्यादा हो जाएगा तो पर्सन जो है वो ऊपर हवा में उड़ने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों चीजें जो है वो क्या है, संतुलित है। फिर है हमारे पास ग्रेविटी वाला, यही वाला फिर एग्जाम्पल है स्केटिंग वाला। जितना पर्सन का बल है उतना स्केटिंग से नीचे की तरफ लग रहा है, और उतना ही ग्राउंड जो है वो ऊपर की तरफ उसके ऊपर बल लगा रहा है, ताकि वो जो स्केटिंग वाला पर्सन है ना ही ऊपर की तरफ जाए और ना ही नीचे की तरफ जाए। इसी तरह से जब हम बैठे होते हैं किसी चेयर पर, तो भी यही होता है, चेयर जो है वो हमारे ऊपर का बल लगाती है, और जो हमारी बॉडी का वेट है वो नीचे की तरफ लगाता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो दोनों ही कंडीशन में हम क्या रहते हैं, रेस्ट पोजीशन पर रहते हैं, मूव नहीं करते हैं। और इस तरह से ये ट्रक का एग्जांपल दिया हुआ है, टॉय ट्रक का एक हमारे पास, मैंने इधर से भी बल लगाया और इधर से भी बल लगाया, तो दोनों डायरेक्शन में क्या होगा, बल जो है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, और ये ट्रक जो है वो मूव नहीं करेगा, ये स्टिल रहेगा। ठीक है।
अनबैलेंस्ड फोर्स का देखते हैं। और देखो फोर्स फ्रॉम रॉकेट्स, अगर किसी रॉकेट को लॉन्च होना है, हमने देखा है ना स्पेसशिप जब लॉन्च होती है, रॉकेट जो है वो अंतरिक्ष में जाते हैं, तो एक ग्रेविटी का फोर्स तो लग ही रहा है उसके ऊपर नीचे की तरफ। अगर हमें उसे ऊपर की तरफ जाना है तो उसको ऊपर की तरफ क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, तभी वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। अगर ज्यादा बल नहीं लगेगा तो वो ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं दो बच्चे जो है वो खेल रहे हैं, तो जब बल लग रहा है तो सपोज करो इस ये वाला पर्सन जो है वो उसका बल जो है वो रेड वाला है, और जो इसका पर्सन का बल है वो कौन सा है, ब्लू वाला है। अब देखो एरो से भी हम देख सकते हैं इसका साइज छोटा है तो इसका बल कम है और इसका बल ज्यादा है। अगर इसका बल ज्यादा है तो ये वाला पर्सन जो है इसके हाथ को नीचे की तरफ धकेल देगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो राइट वाला पर्सन है, जो ये वाला पर्सन है वो कितना बल लगा रहा है, 3 न्यूटन, और जो ये वाला पर्सन है वो कितना बल लगा रहा है, 6 न्यूटन। 3 न्यूटन ये किस दिशा में लगा रहे हैं, इस दिशा में, तो राइट दिशा। 6 न्यूटन ये किस दिशा में लगा रहे हैं, इस दिशा में, लेफ्ट दिशा में। तो जो हमारा नेट बल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6 इधर और 3 इधर। तो नेट बल कितना हो जाएगा हमारा, 6 माइनस 3, 3, और किस दिशा में, इस दिशा में। ये पर्सन जो है वो इसके हाथ को क्या कर देगा, नीचे की तरफ धकेल देगा। तो ये हमारे एग्जाम्पल हुए अनबैलेंस्ड फोर्सेस, यानी कि असंतुलित बल के। ये एक और एग्जाम्पल है, जैसे हम रस्सा खींची खेलते हैं, इसके अंदर क्या है, 3 पर्सन इस साइड है, 3 पर्सन इस साइड है। तो हमने क्या देखा, जब वो दोनों बराबर का बल लगा रहे हैं, इधर भी 300 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर भी 300 न्यूटन का बल लग रहा है, तो जैसे ही बराबर बल लगेगा ना तो रस्सी इधर जाएगी ना रस्सी इधर जाएगी, तो ये संतुलित कंडीशन है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन अब इनके अंदर क्या हुआ, ताकत आया। अब हम ऐसे कब तक खेलते रहेंगे, हम तो थक जाएंगे। तो इन्होंने क्या करा, और ज्यादा बल लगाया, तो इन्होंने अपने बल को बढ़ा दिया। और जैसे ही ये बल को बढ़ा देंगे तो क्या करेंगे, ये इनको इस तरफ खींच लेंगे। जैसे ही ये इसको इस तरफ खींचेंगे तो ये जीत जाएंगे। और ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, असंतुलित बल का एग्जाम्पल हो गया। संतुलित बल में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन असंतुलित बल में जैसे ही उन्होंने फोर्स को बढ़ाया, जो गति जो है वो होनी स्टार्ट हो गई। अब हम पढ़ते हैं घर्षण बल के बारे में। घर्षण बल का एक उदाहरण हमारे पास ये हो गया, जैसे सपोज करो ये हमारा फर्श है, उसके ऊपर कोई भी बक्सा रखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, जब भी उसके ऊपर फोर्स लगाया, तो हम क्या देखते हैं, जब भी मैं फोर्स लगाना स्टार्ट करती हूँ तो वो एकदम से मूव करना नहीं स्टार्ट करता, और जितना फर्श खुरदरा होगा उतना मुझे बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही ये पुशिंग फोर्स, जो मेरा धक्का देने वाला फोर्स है, ये ज्यादा होगा घर्षण बल से, वैसे ही मूवमेंट, ये ब्लॉक जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो घर्षण बल क्या है, नाम से ही हमें पता चलता है, घर्षण बल एक ऐसा बल है जो क्या करता है, किसी भी मोशन को अपोज करता है। सपोज करो जैसे ये ब्लॉक रखा हुआ है, अभी स्टेबल पोजीशन में है, तो ये क्या करेगा, जब भी मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगी तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा। तो मुझे इस घर्षण बल को ओवरकम करना पड़ेगा इसको मूव करने के लिए। और इस तरह से जब हमने घर्षण बल का एक और उदाहरण देख सकते हैं, जब हम बॉल खेल रहे होते हैं, तो जब मैंने बॉल को धक्का दिया तो एक टाइम के बाद वो बॉल जो है वो अपने आप रुक जाती है। तो वो भी किसके कारण होता है, घर्षण बल के कारण होता है। जो बॉल जो है रोलिंग ऑन द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड कम्स टू स्टॉप ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और इसका एक और एग्जांपल है, अगर हम बाईसाइकिल चला रहे हैं, हम साइकिल चला रहे हैं अपनी, और हम उसे पैडल लाना बंद कर दें, तो धीरे धीरे क्या होगा, पहले तो उसकी धीरे धीरे स्पीड कम हो जाएगी और फिर वो रुक जाएगी। किस वजह से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण बल के कारण। और उदाहरण से समझते हैं इसको। अभी ये वाली फिगर हमने अभी समझी थी कि एक लकड़ी का टेबल है, उसके ऊपर हमने क्या रखा है, एक लकड़ी का पिंड रखा है। अगर ये टेबल जो है वो ज्यादा खुरदरा है, तो इस बक्से को अगर मुझे खिसकाना है तो इसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, घर्षण बल है। तो हम ये देख सकते हैं, लकड़ी के एक पिंड पर लगे दो बल क्या होता है। जब कुछ बच्चे एक बक्से को खुरदरे फर्श पर धकेलने की कोशिश करते हैं, यदि वे कम बल के साथ बक्से को धकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता है, क्योंकि घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम कर रहा है। क्योंकि घर्षण बल जो है क्या कर रहा है, वो अपोजिट दिशा में उसे खिसकाने की काम कर रहा है। तो आइए इस उदाहरण से समझते हैं। इसमें क्या है, एक बड़ा सा बक्सा रखा हुआ है और दो बच्चे इसको सरकाने के प्रयास
कर रहे हैं। तो पहली फिगर में हम देखते हैं यह घर्षण बल दोनों संपर्क सतहों के बीच में उत्पन्न होता है। घर्षण बल हमेशा दो सतहों के बीच में लगता है। अगर कांटेक्ट नहीं होगा तो घर्षण बल भी नहीं होगा, अर्थात बक्से के नीचे की सतह तथा फर्श की खुरदरी सतह के बीच में यह घर्षण बल धकेलने में संतुलित करता है। अब मैंने क्या करा, मैंने बल लगाया, सपोज करो मैंने 4 यूनिट का बल लगाया, नहीं सरका तो इसका मतलब क्या, संतुलित बल लग रहा है। जब कोई वस्तु गति नहीं करती तो इसका मतलब क्या, उसके ऊपर संतुलित बल लग रहा है। तो यानी कि इस पर भी क्या इतना लग रहा है, 4 यूनिट का बल लग रहा है। फिर मैंने क्या करा, नहीं मैं अभी और बल लगाऊंगा, तो मैंने क्या करा, और बल लगाया। तो जैसे ही मैंने अपने बल को बढ़ाया, मैंने क्या कर दिया, मैंने उसे 10 न्यूटन का बल कर दिया। जैसे ही मैंने 10 यूनिट का बल किया, लेकिन अभी भी नहीं सरका। मैंने तो इतनी सारी ताकत लगा दी, पिंकी और रामू ने इतनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी नहीं चला। अब क्या करें, घर्षण बल अब भी अगर अब भी नहीं चल रहा, तो इसका मतलब क्या है, अब भी संतुलित बल है। अब संतुलित है, अगर 4 यूनिट होता घर्षण बल तो वो संतुलित नहीं होता। अब मैंने बल बढ़ा दिया, तो अब घर्षण बल कितना हो गया है, 10 यूनिट हो गया है। लेकिन अब एक कंडीशन है, अब मेरे अंदर मैंने कहा अब ऐसे कैसे हो सकता है कि ये बॉल बक्सा मूव ना करे। मैंने और फोर्स लगाया, मैंने एक गिलास पानी पिया और फोर्स लगाया। जब और फोर्स लगाया तो हमने क्या देखा, जो बक्सा है वो मूव करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैंने 10 से 11 यूनिट का बल किया, तो वैसे ही बक्सा जो है वो मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे हमें क्या पता चला कि घर्षण बल को मैंने अब ओवरकम कर लिया है। अब मेरा जो बल है वो क्या हो गया है, असंतुलित हो गया। जो मेरा इस डायरेक्शन के अंदर बल लग रहा था, इस दिशा में बल लग रहा था, वो क्या हो गया, मेरा असंतुलित हो गया, ज्यादा हो गया। इस कारण जो ये बक्सा जो है वो गति करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है सभी को। फिगर बी में भी संतुलित बल लग रहा था, लेकिन जैसे ही हमने इस बल को और बढ़ाया तो फिगर सी में क्या हुआ, हमारे पास असंतुलित बल कार्य करा और यह बक्सा जो है वो क्या करने लगा, खिसकने लगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, जैसे ही हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो साइकिल की गति क्या होने लगती है, धीमी होने लगती है। ऐसा किस लिए होता है, क्यों होता है साइकिल के पैडल धीमे करते ही, क्योंकि क्या होता है, जैसे ही हम पैडल धीमा करते हैं तो अब क्या होगा, घर्षण बल जो है सड़क के बीच में या फिर फर्श के बीच में जो घर्षण बल है वो कार्य करना स्टार्ट करेगा। अब मैं पैडल जो है वो इस दिशा में घुमा रही थी, तो साइकिल जो है वो इस दिशा में जा रही थी, लेकिन घर्षण बल जो है वो इस दिशा में लगेगा। तो अब मैंने पैडल तो चलाया नहीं, अब मैंने अपना बल लगाना बंद कर दिया, तो धीरे धीरे क्या होगा, घर्षण बल जो है वो उसे रोक, घर्षण बल तो लग ही रहा है, वो उसे क्या करेगा, धीरे धीरे रोकने का प्रयास करेगा और उसकी गति जो है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, धीमी होती चली जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो है, अगर समान गति से मुझे अगर इस साइकिल को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलाना है, तो मुझे उस पर उतना ही बल लगाते रहना पड़ेगा कॉन्टिन्यूसली। जैसे ही मैं वो बल लगाना बंद कर दूंगी, वैसे ही साइकिल का जो नेट वो है मूवमेंट है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, धीरे होना शुरू हो जाएगा। तो जब उसके ऊपर संतुलित बल लगता है, कोई भी बाह्य बल काम नहीं करता है, तो वो एक वस्तु जो है वो समान वेग से चलती रहती है, क्योंकि मैंने उसको बराबर कर दिया। यानी कि घर्षण बल जो है और जो बाह्य बल है वो बराबर है। लेकिन जैसे ही मैंने बाह्य बल को ज्यादा किया तो उसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, उसकी गति बदल जाएगी, उसकी दिशा बदल जाएगी, उसका वेग बदल जाएगा, जैसे ही असंतुलित बल लगेगा। और अगर मैंने अपना बाह्य बल कम कर दिया तो क्या होगा, घर्षण बल ज्यादा हो जाएगा, तो वो धीरे धीरे धीमी हो जाएगी। अगर मैंने अपना बाह्य बल ज्यादा कर दिया तो क्या होगा, वो तेज होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर बाह्य बल और घर्षण बल दोनों बराबर हैं, तो वस्तु जो है वो क्या करेगी, एक ही गति में एक ही दिशा में गति जो है वो करती रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को त्वरित करने के लिए, यानी कि उसको एक्सलरेट करने के लिए, उसकी गति को बढ़ाने के लिए मुझे असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। और अगर कोई वस्तु की गति या गति की दिशा को नहीं बदलना है, तो वह असंतुलित बल से कार्य उस पर होता रहता है।
इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। त्वरण क्या होता है, त्वरण के कारण किस तरह से बल लगता है, गति के नियम क्या होते हैं, किस तरह से गति जो है वो निर्धारित की जाती है, कोई वस्तु जो है वो रुकी हुई है वो तो वो रुकी हुई क्यों रहती है, उस पर हमें एक्सटर्नल बल कब लगाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा विषय यही था। आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं जो पेपर में बहुत बार पूछा भी जाता है कि कौन से एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कब वस्तु जो है वो किस पर संतुलित बल लग रहा है और कब उसके ऊपर असंतुलित बल लग रहा है। मैंने क्या कहा, एन एरोप्लेन टेकिंग ऑफ, मतलब कि एक एरोप्लेन जो है, अब इसके आंसर जो है अपनी एक कॉपी खोल लो और पेन खोलो, साथ साथ इसके आंसर लिखते चले जाना। 6 क्वेश्चन है, 3 मिनट्स का टाइम है, साथ साथ करते चले जाएंगे और आप अपनी, मैं जब बाद में आंसर बताऊंगी तो आप इसे मैच करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे कि आपने जो होमवर्क किया था, और ईमानदारी से, कोई चीटिंग नहीं। सबको दिख रहा है, मुझे सब कुछ दिख रहा है, ये मत सोचना कि दिख नहीं रहा। एन एरोप्लेन टेकिंग ऑफ मतलब कि एक जहाज जो है वो चल रहा है। अब हमने क्या कहा था, अगर कोई वस्तु जो है वो चल रही है, गति में है, तो गति में है तो उसके ऊपर कौन सा बल लगेगा? सोचो सोचो सोचो, लिख लिया? वेरी गुड। अब बुक रेस्टिंग ऑन टेबल, यानी कि एक बुक जो है वो आराम से टेबल पर पड़ी हुई है, उसके ऊपर किस तरह का बल लगेगा? किकिंग ऑफ फुटबॉल, मैंने फुटबॉल को क्या करा, किक मारा। एक पिक्चर जो है वो दीवार पर टंगी हुई है, एक कार जो है वो धीरे धीरे क्या कर रही है, स्लो डाउन कर, यानी कि उसके ऊपर धीरे धीरे ब्रेक लगाई जा रही है। नेक्स्ट है इसमें अ बॉय स्टैंडिंग स्टिल, एक बॉय जो है वो, लड़का जो है वो रुका हुआ है। तो जो ये आपके पास 1 मिनट एक्स्ट्रा है, जिन्होंने नहीं किया है, जो थोड़ा सा स्लो स्लो लिखते हैं, वो इन क्वेश्चंस को अभी लिख लीजिए। एक एरोप्लेन चल रहा है, दूसरा है बुक टेबल पर रेस्ट कर रही है, फुटबॉल को हमने किक मारी, एक पिक्चर जो है वो हैंग कर रही है, यानी कि टंगी हुई है दीवार पे, एक कार जो है वो धीमे धीरे हो रही है उसकी गति, और एक लड़का जो है वो आराम से कहीं पर भी खड़ा हुआ है। ठीक है, आइए इसके आंसर देखते हैं। एन एरोप्लेन टेकिंग ऑफ, इसमें क्या हो रहा है, एरोप्लेन गति कर रहा है, तो इसके ऊपर कौन सा बल लग रहा है, असंतुलित बल लग रहा है। अब बुक रेस्टिंग ऑन टेबल, बताइए बताइए बताइए, बैलेंस यानी कि संतुलित, वेरी गुड, संतुलित बल लग रहा है। किकिंग ऑफ फुटबॉल, बॉल को मैंने किक किया, चल रही है वो, यस वेरी गुड, असंतुलित बल यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है उसके ऊपर। अब पिक्चर हैंगिंग ऑन वॉल, टंगी हुई है, ना चल रही है, ना ऊपर जा रही है, ना नीचे भाग रही है, तो इस तरह का बल कौन सा होगा हमारा, असंतुलित बल, असंतुलित होगा। सोचो सोचो, संतुलित। अ कार स्लोइंग डाउन, कार जो है वो धीरे क्या हो रही है, स्लो हो रही है, तो इस तरह का बल कौन सा होगा, असंतुलित बल, वेरी गुड। अब बॉय स्टैंडिंग स्टिल, वो कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो इस तरह का बल कौन सा होगा हमारा, बैलेंस्ड फोर्स। आपकी एनसीईआरटी में भी इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बैक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस हैं, आप नेट से भी इन क्वेश्चंस को सर्च कर सकते हैं, अपनी टीचर से इस तरह के क्वेश्चंस को देने के लिए कह सकते हैं। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे गति के नियम को पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा कार्य इतना ही था, एंड आपके लिए, सभी के लिए, जिन्होंने सारे क्वेश्चन ठीक किए हैं या फिर जिन्होंने 1 या 2 भी ठीक किए हैं, उनके लिए बहुत सारी क्लैपिंग। थैंक यू।